हेलो आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं आप सभी के साथ मॉडर्न इंग्लिश का स्पेसिमेन पेपर। अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि आईएससी ने अपने 2027 ईयर के लिए सभी सब्जेक्ट्स के स्पेसिमेन पेपर रिलीज कर दिए हैं। ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट्स के कर दिए हैं। शेक्सपियर इंग्लिश को बचा है, अनफॉर्चुनेटली अभी तक वो नहीं आया है, बट मॉडर्न इंग्लिश का तो आ गया है। तो इसलिए मैं भी तुम्हारे सामने आ चुकी हूँ पूरा पेपर एनालिसिस लेकर के। मैंने बैठ करके देखो पेपर का ना एक डिटेल एनालिसिस किया, मैंने देखा जो भी ट्रेंड्स मुझे समझ में आए, जो ऑब्जर्वेशंस थी वो सब मैं तुम्हारे सामने एकदम ब्लंटली डिस्कस करूंगी। ठीक है, जो जो मेरे को समझ में आया है, जो जो मेरे टेक अवेज हैं। तो बेसिकली आपको पता होगा बेटा स्पेसिमेन पेपर का मतलब क्या होता है। देखो स्पेसिमेन पेपर बेसिकली इज अ स्नीक पीक इनटू द माइंड ऑफ द हेड ऑफ द काउंसिल। व्हाट आर दे थिंकिंग, व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर दे गोइंग टू गिव यू इन द अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, तो वो ही सब है। ठीक है, तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि यार पेपर कैसा हो सकता है, 2027 का डिफिकल्टी लेवल क्या होगा एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको कैसे तैयारी करनी है अगर आप 2027 के बोर्ड एग्जाम में अपियर होने वाले हो, और वो क्या चाहता है, काउंसिल क्या चाहता है, आप किस टाइप से क्वेश्चन का आंसर करें, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दिस इज द वेरी फर्स्ट वीडियो दैट आई एम मेकिंग फॉर आईएससी क्लास 12 स्टूडेंट्स, बट ये सबसे पहली वीडियो है, आखिरी नहीं है। इसके बाद बहुत सारा कंटेंट आईएससी क्लास 12 के लिए चैनल पर आने वाला है। सो इफ यू लाइक द वीडियो, कंटेंट अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, तो यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना एंड सब्सक्राइब भी तभी कर लेना अगर तुम्हें अच्छा लगे तो। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो पहले ना मैं तुम्हारे साथ पेपर का स्ट्रक्चर एक बार डिस्कस कर लेती हूँ। आई नो इट इज बेसिक, आप लोग जानते हो, बट फिर भी एक बार हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। तो आपके सामने होते हैं, पहली बात तो 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, 20 मार्क्स इंटरनल के होते हैं असेसमेंट के। 3 घंटे का पेपर है, 15 मिनट तुम्हें रीडिंग के लिए दिया जाता है, ये तो तुम जानते हो। ठीक है, उसके अलावा तुम्हारे सामने ना 5 क्वेश्चंस रहते हैं सेक्शन ए और बी दोनों को मिला करके। ठीक है, सेक्शन ए में 2 क्वेश्चंस आते हैं। सेक्शन ए होता है 20 मार्क्स का, और उसके बाद सेक्शन बी होता है 60 मार्क्स का। अब सेक्शन ए के अंदर तुमसे एमसीक्यू भी पूछेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी पूछेंगे, 10 एमसीक्यू होंगे। ठीक है, एक एक नंबर का। और आपके सामने ना सेक्शन ए में क्वेश्चंस आते हैं, तीनों से मिक्स होगा। सेक्शन ए बेसिकली मिक्स्ड सेक्शन है, जिसमें पिग्मेलियन से भी क्वेश्चंस होंगे, रिफ्लेक्शन से भी होंगे, पर्सपेक्टिव से भी होंगे। तो यानी कि तुम्हारे लिटरेचर में जितना भी सिलेबस है सब कुछ मिला जुला करके सेक्शन ए में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा, जिसमें 10 एमसीक्यूज रहने वाले हैं। और तुमको 6 क्वेश्चंस दिए जाते हैं शॉर्ट आंसर्स में, लेकिन तुम्हें सिर्फ कोई 5 करने होते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं वो। राइट, तो ऐसे हो गया तुम्हारा 20 मार्क्स का सेक्शन है। अब सेक्शन बी जो है, उसमें दिया जाता है तुमको पिग्मेलियन से क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन करना होता है। राइट, और तुम्हें फिर दिया जाएगा रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन, उसमें भी क्वेश्चंस करने पड़ेंगे सारे। एक ऑप्शन भी होता है, और आपको दिया जाता है पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम लोग के सामने दिखा ही देती हूँ। राइट, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है ना। अब इसमें अगर आप देखोगे तो सेक्शन ए है बेटा, आपको नजर आ रहा होगा। थोड़ा सा मैं यहाँ पर हूं तो हाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा इसको और वो कर देती हूँ, जूम इन। बाकी स्पेसिमेन पेपर डाउनलोड तो कर ही लिया होगा, नहीं करा है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां पे शेयर कर दूंगी मैं। ठीक है, तो 20 मार्क्स का है, विजिबल है तुमको स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, तुम्हारे सामने 10 क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू टाइप के, और फिर उसके बाद तुमसे क्वेश्चन नंबर 2 होगा, जिसमें बोलेंगे आंसर एनी 5। देखो 6 क्वेश्चन दिए यहाँ पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन है, कोई भी 5 करने हैं। अब ये ना 5 क्वेश्चन जो है करोगे आप, वो 2-2 नंबर के होंगे, ये होगा। अब इसके बाद जो है तुम्हारे सामने देखो यहाँ पर सेक्शन बी है 60 मार्क्स का। राइट, इसमें पिग्मेलियन का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इसके 3 पार्ट्स होंगे, ये आपको करना है, तीनों पार्ट्स करने हैं। क्वेश्चन 3 का पार्ट 1 ये क्वेश्चन करना होगा, क्वेश्चन 3 का पार्ट 2 ये करना होगा। ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं, जो कि 80 to 100 वर्ड्स लिमिट के रहने वाले हैं। ठीक है, वर्ड लिमिट का होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट हैं, इसमें चॉइस है, यानी कि तुम्हें सारे क्वेश्चन करने हैं। पूरा पेपर अगर मैं लिटरेचर का कहूं 5 क्वेश्चन है, और उन क्वेश्चंस के क्या है, पार्ट्स है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू है, 10 पार्ट्स हैं, 10 के 10 करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स हैं, उनमें से कोई भी 5 करने हैं। फिर सेक्शन बी स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन 3 पार्ट्स हैं,
2 पार्ट कंपलसरी है, करने ही करने हैं। एक जो क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट होगा उसमें दोबारा से 2 ऑप्शन रहेंगे, ये 10 नंबर का है, कोई भी एक क्वेश्चन कर लो। तो यानी कि कंपलसरी है आपको 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो करना ही करना है हर एक प्रिस्क्राइब्ड बुक में से। पिग्मेलियन से भी 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन है, एक 10 नंबर का क्वेश्चन करना ही होगा, चूज कर लेना जो आसान लगे वो करना। रिफ्लेक्शन में से भी, पर्सपेक्टिव्स में से भी, ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो ये तो बेसिकली हो गया तुम्हारा पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो। अब मैं तुम्हारे सामने एक मेन चीज डिस्कस कर लेती हूं, जो कि है कि वर्ड लिमिट। यार देखो, इस बार का जो पेपर है, वैसे तो पहले का भी पेपर में ये चीज तो बहुत स्पेसिफाइड है, लेकिन वर्ड लिमिट पे बहुत ज्यादा ध्यान देता है आईएससी। टेक इट फ्रॉम योर सीनियर, ठीक है, मैं तुम्हारी सीनियर ही हूं, मैंने भी भाई आईएससी से ही दिया है एग्जाम। मैं डिस्ट्रिक्ट बोल रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रह चुकी हूँ, ठीक है, क्लास 12 में। तो मैं तुम्हें उसी हिसाब से बता रही हूँ, वर्ड लिमिट को बहुत सीरियसली लेना। आपको लग रहा है कि ठीक है, वर्ड लिमिट अगर मेरी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो भी गई, अगर मैंने कुछ कम शब्द लिख दिए, कुछ ज्यादा शब्द लिख दिए, बट मेरा कंटेंट बहुत अच्छा है, मैंने आंसर बहुत अच्छा लिखा है, तो भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। वो जितना इंपॉर्टेंस कंटेंट को दे रहे हैं कि तुम क्या लिख रहे हो, उतना ही इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हैं वो कि तुम कितने वर्ड्स में उसे पूरा लिख पा रहे हो। उनका मेन मोटिव ये भी है चेक करना कि आप क्या उतने ही लिमिटेड शब्दों में, जितने शब्दों में मैंने कहा है, क्या उतने शब्दों में अपनी बात कह पा रहे हो कि नहीं, वो ये चेक करना चाहते हैं। तो देखो, 2 नंबर का रहता है 40-50 वर्ड्स वाला क्वेश्चन, यानी कि वो जो मैंने बताया ना सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, हाँ, तो वो 40-50 वर्ड्स में ही होने चाहिए, राइट। फिर 5 नंबर के होते हैं तुम्हारे 80-100 वर्ड्स वाले, तो वो 80-100 वर्ड्स में ही होने चाहिए। और सेफ लिमिट मैं तुमको बताऊं, 80 से कम मत लिखना, 100 से ज्यादा मत लिखना, 90-95 के करीब कुछ लिखना बढ़िया रहेगा, बेस्ट सेफ लिमिट है। एंड देन 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो 150-200 वर्ड लिमिट के होते हैं, ठीक है, खूब लिखना पड़ता है उसके अंदर। और अगर तुम्हारी तैयारी अच्छी नहीं है, और अगर तुम्हारे पास इनफ एप्रोप्रिएट कंटेंट नहीं है, तो तुम नहीं लिख पाओगे 150 वर्ड्स। बहुत होता है यार 150 वर्ड्स, क्लास 10th में तो हम इतने बड़े बड़े ऐसे लिखा करते थे, रिमेंबर। तो इतना आपको लिखना पड़ेगा, राइट। तो 150-200 बोला है, तो इसके बीच में आप लिखना, सेफ लिमिट होगी। वर्ड्स काउंट जरूर करना, पेपर टाइम से खत्म करना, वर्ड्स काउंट करना, वर्ड लिमिट पे बहुत ध्यान रहेगा। क्लियर बोला है आईएससी ने, ठीक है, ओके। अब यहां पर आते हैं तो सेक्शन ए। अब देखो, जो पेपर मैंने देखा उस पेपर के हिसाब से ना 3 क्वेश्चन सेक्शन ए, यानी कि तुम्हारा एमसीक्यू, ठीक है, एमसीक्यू। और मैं यहां पर आपका सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 जो है शॉर्ट आंसर, उन दोनों को मिलाकर के उसकी बात कर रही हूं, ठीक है। तो सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का है। उसमें से ना 3 एमसीक्यू ऐसे हैं जो रिकॉल वाले, यानी कि तुम्हें उसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस तुमने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तुम्हें कहानी वगैरह पोम वगैरह याद है, तो तुम आंसर कर पाओगे, तुम्हें बस वो चीजें याद करनी है, ठीक है, उस हिसाब से आंसर करना है। 5 क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग वाले, यानी कि आपने जो चैप्टर पढ़ा उसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो याद है, ठीक है, लेकिन तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग कितनी है वो चेक करने के लिए क्वेश्चंस थोड़े से घुमावदार होंगे, तो आपको उस हिसाब से चैप्टर को समझना रहेगा। एक एनालिसिस वाला क्वेश्चन होगा, एक इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन होगा। अब ये जो एनालिसिस वाले क्वेश्चन और इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन है, इसमें मैं तुम्हें क्लियर बता दूं बेटा, वो आपको ओपिनियन भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और साथ ही साथ वो कहीं ना कहीं ये भी पूछ लेंगे कि भाई जैसे कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर ने ये हरकत करी, तो इस हरकत से आप क्या समझ पा रहे हो उस कैरेक्टर के बारे में। इस टाइप के क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कि ताकि वो जज कर सके कि तुम्हारे को कितना अच्छे से ना चैप्टर समझ में आया है, तुम्हारी कितनी अच्छी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है कैरेक्टर्स के बारे में, और उस कैरेक्टर के किसी एक पर्टिकुलर हरकत से आप कितने अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो, कितना डेटा ले पा रहे हो, कितनी चीज समझ पा रहे हो कि भाई उस कैरेक्टर के बारे में। तो ये सब वो समझना चाहते हैं। तो आपको हर एक चैप्टर को उतना डिटेल में समझना पड़ेगा कि तुम्हें चैप्टर के जो फ्लो है उसके बारे में भी पता रहे, क्या क्या फैक्ट्स गिवन है चैप्टर में, क्या क्या कहानी में हुआ वो पता रहे, तुम्हारी उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग भी हो। बहुत सी चीजें होती हैं जो कि चैप्टर में एक्सप्लिसिटली नहीं बोली गई है, मतलब क्लियर नहीं कहा है कि ऐसा हुआ, लेकिन वो हमें समझ में आ रहा है। अगर मैं पिग्मेलियन का प्ले पढ़ रही हूं तो मुझे समझ में आ रहा है कि क्लास डिवीजन के बारे में वो प्ले है, कहीं ना कहीं एक गरीब लड़की है, और वो चीज एक्सप्लिसिटली कि वो एकदम क्लियर मुंह पे मेरे गिवन नहीं है, कहीं पे शॉ ने लिखा नहीं है कि मैं इस बारे में बात कर रहा हूं, बट जो चीजें हो रही हैं, जिस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है, हमें समझ में आ रहा है क्लास डिवीजन है, एक लड़की है जो बहुत लो क्लास से आती है,
सोशल क्लास से आती है, वो एक अपर या वो एक हाई क्लास में फिट इन होने की कोशिश कर रही है, तो उसकी वजह से उसको ये सारी चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ रहा है, इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, सीखनी पड़ रही है बहुत सारी चीज़ें, हिगिन्स को ज झेलना पड़ रहा है, ठीक है? तो ये होता है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग कि आपको जो चीज़ दी गई है, उसके पीछे का भी तुम पॉइंट जो वो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन वो ऑब्वियस है, समझ पा रहे हो कि नहीं। सिमिलरली एनालिसिस भी यही चीज़ है, इंटरप्रिटेशन होता है बेसिकली आपका टेक अवे कि ये सब हुआ, इससे आपको क्या समझ में आया, आपका क्या पॉइंट है, आपका क्या ओपिनियन है, ठीक है? और हमेशा ध्यान रखना ओपिनियंस हम ऐसे ही फॉर्म नहीं कर लेते हैं, ओपिनियंस फॉर्म होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्लूज ऑफ टेक्स्ट। आप हमेशा वैसे ही ओपिनियन फॉर्म करोगे, तो आपको बहुत सारे ना एमसीक्यूज में ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं जहां पर लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमेशा आपको अगर कोई ऑप्शन ऐसा कंफ्यूजिंग लगे तो देखना होगा कि यार मेरे को अगर ये ऑप्शन लग रहा है सही, तो क्या इसको सही कहने के लिए मेरे पास बुक में ऐसा कोई एविडेंस दिया है? क्या ऐसा चैप्टर में कुछ गिवन है जिसके बेसिस पे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूं? अगर हाँ, तो वो करेक्ट आंसर होगा। तो हमेशा इंटरप्रिटेशन जब हम करते हैं, यानी कि हम कोई जजमेंट पे आ रहे हैं कि ऐसा है, कंक्लूजन पे आ रही हूं मैं, तो वो कंक्लूजन पे मैं किस वजह से रीच कर पा रही हूँ, क्या मैं सपोर्ट में आंसर दे सकती हूँ, क्या सपोर्ट में पॉइंट्स है मेरे पास, वो होता है इंटरप्रिटेशन। तो सिमिलरली सेक्शन ए का जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है? उसमें 6 क्वेश्चंस हैं, आपको 5 करने होते हैं और 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं वो, उसमें बेटा 2 रिकॉल वाले, यानी कि बहुत स्ट्रेट आंसर है आपका। आपको क्वेश्चन पूछा है एक बहुत ही बेसिक चीज पर जो कि चैप्टर के अंदर गिवन है, कोई फैक्ट है कि इस कहानी में बताओ हिगिंस एलिजा की किस चीज में हेल्प करता है। तो ये तो रिकॉल वाला क्वेश्चन हो गया, क्योंकि मेरे को बस याद करना है कि हाँ चैप्टर में क्या हुआ था, क्या चीज थी वो। डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, इसमें ज्यादा दिमाग भी मत लगाओ, डायरेक्ट आंसर लिखो। लेकिन फिर 3 होंगे अंडरस्टैंडिंग वाले, जो कि मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ कि अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं, कि कोई चीज जो कि सीधी सीधी नहीं गिवन है बट इट इज इम्प्लाइड, वो मुझे समझ में आ रहा है कि बेसिकली यही चीज वो कहना चाह रहे हैं। एंड एक इंटरप्रिटेशन वाला क्वेश्चन होगा, यानी कि भाई तुम्हें तुम्हारा जजमेंट और तुम्हारा ओपिनियन और कंक्लूजन पे रीच करना होगा, लेकिन इट शुड ऑलवेज बी बैक्ड बाय सम फैक्ट्स, टेक्सचुअल एविडेंसेस, ठीक है? अब सेक्शन बी की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5, ठीक है, इसमें भी पार्ट्स होते हैं, बट ये 3 क्वेश्चंस आपके सेक्शन बी से होंगे, जो कि एक क्वेश्चन पिग्मेलियन से, एक सेक्शन आपका, एक क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक रिफ्लेक्शन से और एक पर्सपेक्टिव से होने वाला है। अब इसमें ध्यान रखना कि ना आपके 6 फिक्स्ड पार्ट्स हैं और 3 क्वेश्चन चॉइस वाले हैं, यानी कि जैसे कि मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें 3 पार्ट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 जो कि आपको करना ही करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 जो कि करना ही करना है, 5-5 नंबर के। लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 जो है उसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, कोई एक क्वेश्चन आप कर सकते हो, वो 10 नंबर का है, इस तरीके से गिवन है। तो अगर आप ना फिक्स्ड पार्ट्स देखोगे तो वो मोस्टली अंडरस्टैंडिंग वाले हैं, कि वो आपसे पूछेंगे कि यार ये चीज हुई, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है ना? आपको उस हिसाब से आंसर लिखना पड़ेगा। और एक इंटरप्रेट वाला होगा। सिमिलरली यहां पर भी एनालिसिस और इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे। अब बेटा मैं आपको ना थोड़ा सा समझा देती हूँ कि इवैल्यूएट वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं। देखो इंटरप्रेट इवैल्यूएट बेसिकली एक ही टाइप समझ लो। कहना क्या चाह रहे हैं कि आपको अपने कंक्लूजन तक पहुंचना है, वो आपसे आपका ओपिनियन पूछ सकते हैं कि आपके ओपिनियन में बताओ क्या चीज सही है, आपके ओपिनियन में बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या ये जो हुआ वो सही हुआ। तो जब भी आपसे ये क्वेश्चन इवैल्यूएट वाले होंगे, तो जब भी क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछे ना कि इवैल्यूएट बोल दे, इन्फर बोल दे, या फिर वो आपसे जस्टिफाई बोल दे, है ना, ओपिनियन पूछ ले, तो आप हमेशा ध्यान रखना कि जहां पर भी आपको अपनी राय देनी पड़ रही है, पहली बात तो आप ना फर्स्ट पर्सन में अपना ओपिनियन दो, ठीक है, अच्छे से दो। लेकिन जब भी आप अपना कोई ओपिनियन लिख रहे हो, उसके बाद में आपको तुरंत जस्टिफाई करना है कि मैं ये ओपिनियन दे पा रहा हूं बेस्ड ऑन दिस एविडेंस विच इज प्रेजेंट इन द टेक्स्ट। कि भाई अगर पिग्मेलियन में कोई एक चीज हुई है, तो हाँ भाई ये देखो ये टेक्स्ट पे लिखा है, उसमें बुक में अपने आप शॉ ने यहाँ पर इस वाले एक्ट में ये चीज कही है, जिसके बेसिस पे हमें समझ में आ रहा है कि ऐसा हुआ। तो आप अपना जो भी ओपिनियन दे रहे हो वो किसी चीज के बेसिस पर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना ओपिनियन देकर आ रहे हो, बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हो, बट इट इज नॉट बेस्ड ऑन एनी एविडेंस, आप उसको सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस दे ही नहीं पा रहे कि पोम में ऐसा लिखा है इस वजह से मेरा ये ओपिनियन है, या चैप्टर में ऐसा लिखा है इस वजह से ओपिनियन है, तो आपको नहीं मिलेंगे पूरे नंबर। 10 में से तुम्हें मुश्किल से मिल रहे होंगे भाई 4 नंबर, 5 नंबर, बस इससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एंड आप समझो बेटा 30 मार्क्स 3 क्वेश्चन है और वो अलोन 30 मार्क्स रखते हैं, ठीक है, उनकी इतनी अहमियत है।
तो आप समझ रहे हो कि आपको इन क्वेश्चंस को बहुत सीरियस लेना पड़ेगा, ये इवैल्यूएट और एनालिसिस वाले क्वेश्चंस को। चलो, अब आगे अगर हम देखें तो ऑब्जर्वेशंस मेरी जो हैं वो ये है कि 40% से ज्यादा शिफ्ट है टुवर्ड्स हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स पर। मतलब कि वो आपसे क्वेश्चन ना इस टाइप के पूछ रहे हैं जहां पर बहुत सोचना पड़ेगा। चैप्टर अगर सिर्फ समझ के जा रहे हो कि हाँ मैंने तो एक वन शॉट देखा था इन वाली मैम का, इन वाले सर का, और मुझे चैप्टर समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया तो क्या, क्या उसके बियॉन्ड भी आप समझ पा रहे हो चीजों को? अगर नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा यार, क्योंकि अब ये लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड ना ज्यादा करते चले जा रहे हैं इंक्लूड, ठीक है, अपने पेपर में क्वेश्चंस। आईसीएसई जो बोर्ड है ये भी धीरे धीरे बहुत ज्यादा उस तरफ जा रहा है कि वहां पर आपसे ना वो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि चैप्टर जिसने पढ़ा है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है वो आंसर कर पाए, नहीं, वो आपसे ये समझना चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि ये जो बच्चा है कम शब्दों में, जितने शब्द मैंने बोले हैं उतने शब्दों में आंसर कट टू कट एकदम बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है, ये इसकी अंडरस्टैंडिंग कैरेक्टर्स की कितनी है, जितना कहानी में लिखा है क्या इसको सिर्फ उतना ही समझ में आया, ये कहानी के बाद भी कुछ समझ पा रहा है, कहानी के परे भी कुछ समझ पा रहा है, ये कैरेक्टर्स को अच्छे से उनके माइंड में देख पा रहा है कि भाई ये क्या सोच रहे होंगे, इन्होंने जो किया क्या सोच के किया होगा, क्योंकि कहानी में सिर्फ इतना लिखा होगा कि भाई एलिजा ने फ्रेडी को चूज कर लिया, उसने हिगिंस को चूज नहीं किया, बट क्या आप ये समझ पा रहे हो क्यों उसका ये डिसीजन किस वजह से हुआ, क्या ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से वो मजबूर हो गई फ्रेडी को चूज करने के लिए? अगर आप समझ पा रहे हो तब जाकर के आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। इस तरीके से देखना पड़ेगा, क्योंकि अब आपसे ऐसा ही चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि तुम अच्छे से कैरेक्टर के दिमाग में घुस पाओ और तुम ना चैप्टर में छोटे छोटे हिंट्स पकड़ पाओ कि अच्छा ये जो चॉइस कर रही है ना ये फ्रेडी को चूज कर रही है, ये एक रोमांटिक चॉइस नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत वैल्यू कर रही है, कैसे अब मेरे को उसके रीजन, उसके सपोर्ट में भी रीजंस देने पड़ेंगे, इस वजह से इस वजह से इस वजह से, तो ये आपको बेटा अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चंस वो चाहते हैं जिसमें आपको सोचने पे आप मजबूर हो जाओ। तो एमसीक्यू में भी अगर आप देखोगे तो स्टेटमेंट असर्शन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अच्छा, स्ट्रिक्ट वर्ड लिमिट है, ये वो चाहते ही हैं, वो क्लियर है, वो गिवन भी है, राइट। अच्छा, दूसरा जो अगर आप देखोगे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हैं भी थोड़े इस तरीके के जहां पर वो आपको क्वेश्चन में खुद हिंट दे रहे हैं कि ये क्वेश्चन है और हम चाहते हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर करो, लेकिन आंसर में ना ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड करना, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड करना। तो बेसिकली दे आर गिविंग योर थॉट्स अ डायरेक्शन, वो आपके थॉट्स को डायरेक्शन दे रहे हैं और वो चाह रहे हैं कि आप बहुत लिमिटेड तरीके से ना, आपको ना बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस दे दी जा रही हैं, राइट, उस हिसाब से आपको आंसर करने को कहा जा रहा है। तो यानी कि अगर कोई बच्चा सिर्फ समरी लिख करके आ जा रहा है, वो सोच रहा है मैंने चैप्टर पढ़ लिया इंग्लिश तो क्या ही पढ़ूं, मैं तो पीसीएम का बच्चा हूं, मैं तो अकाउंटेंसी में बहुत बिजी हूं, तो बेटा आप नहीं कर पाओगे आंसर क्रैक, आप इंग्लिश में बहुत गंदे नंबर लेकर के आओगे यार, 30-40 पे अटक जाओगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपको हिंट दे रहे हैं यार उस हिसाब से कि अगर तुम्हारे आंसर में ना, हमने क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का आंसर लिखते वक्त अगर इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हो, तो वी विल गिव यू 5 मार्क्स और एल्स यू वोंट गेट 5 मार्क्स, मुश्किल से 1 और 2 मिलेंगे, समझ गए? तो यानी कि मेरे को चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, मुझे अपना ओपिनियन भी देना है, लेकिन उस ओपिनियन में बात करते करते मुझे इन्होंने जो बात कही है उसके बारे में भी बात करनी है, तो वो होगा। तो समरी तो कहीं से लिख के भी आ गए तो फिर तो गए तुम, समझ लो। तो वो चीज है, ठीक है। तो वर्ड लिमिट पे भी ध्यान देना है, उनके हिंट्स पे भी ध्यान देना है, वो इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, पेपर जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हम आंसर लिखने लग जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि यार क्वेश्चन पेपर की तरफ नजर उठाकर देख लेनी चाहिए, उसमें कुछ हिंट दिए हैं, वो हिंट भी हमें इंक्लूड करने हैं। आंसर लिख लिया पूरा, फिर याद आ रहा है अरे ये हिंट भी इंक्लूड करना था, कट कर रहे हैं, बाद में उसको लिख रहे हैं, तो ये ना बहुत गड़बड़ हो जाएगी, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ। अच्छा, काउंसिल क्या चाहता है? काउंसिल चाहता है प्रिसिशन। प्रिसिशन का मतलब क्या है? वो चाह रहा है कि भाई तुम ना कट टू कट बात करो, मैं तुमसे बोल रहा हूं अगर मेरे को 40-50 वर्ड्स में आंसर चाहिए तो तुम मेरे क्वेश्चन का, चाहे क्वेश्चन कितना ही लंबा क्वेश्चन है, उसकी बात, वो क्वेश्चन का आंसर लिखने में हो सकता है कि तुम्हारे 100 वर्ड्स हो जाएं, बट नहीं, तुमको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा और तुम्हें कम शब्दों में अपनी बात कहनी पड़ेगी। कई बार ये होता है कि क्वेश्चन ऐसा है कि उसका आंसर तो यार मुश्किल से 50 शब्द में हो जाएगा खत्म, लेकिन 100 वर्ड्स चाहिए तो मुझे 100 वर्ड्स चाहिए। तो वो तुम्हारे साथ ना ऐसा प्रिसिशन चाहते हैं कि भाई पिन पॉइंट तुम एकदम ऐसे एक्यूरेट होकर के वर्ड लिमिट का ध्यान रखते हुए आंसर करो। थीमेटिक सिंथेसिस भी है इसके अंदर। अब थीमेटिक सिंथेसिस क्या है? थीमेटिक सिंथेसिस का मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलती हूँ कि जैसे कि ना पूरा जो प्ले है पिग्मेलियन, उसके अंदर लैंग्वेज की एक थीम बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको अब ये जस्टिफाई करना है, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर दो। तो बेटा अब सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना, सबको मिला देना, अलग अलग चीजों को उठा करके मिला देना। तो थीमेटिक सिंथेसिस का मतलब है कि अब मुझे थीम के बारे में बात करनी है कि लैंग्वेज की थीम पिग्मेलियन में कैसे रोल आउट हो रही है। तो वो बताने के लिए मुझे अलग अलग इंसिडेंट्स उठाने पड़ेंगे, अलग अलग सिचुएशंस के बारे में बात करनी पड़ेगी, अलग अलग कैरेक्टर्स को देखना पड़ेगा, और फिर मुझे मिला करके प्लस ये कैरेक्टर, उसके बाद इसने ऐसा बोला, इसकी वजह से ये हुआ, इसकी वजह से ये सिचुएशन आई, जिसकी वजह से कुल मिलाकर के ये जो थीम है लैंग्वेज की, वो मुझे इस चैप्टर के अंदर, पूरे प्ले के अंदर दिख रही है। इसे कहते हैं थीमेटिक सिंथेसिस, कि छोटे छोटे इंसिडेंट्स को, चीजों को, ऑब्जर्वेशंस को, कैरेक्टर्स को मिला करके आप एक बड़ी चीज प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हो। इस चीज पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस हैं पूरे पेपर में अगर आप रीड करोगे तो। ठीक है, टेक्सचुअल एक्यूरेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपना आंसर अगर लिखना है, चाहे 5 नंबर का हो चाहे 10 नंबर का हो, स्पेशली 10 नंबर का, 5 नंबर के क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आप अगर किसी किसी क्वेश्चन में अपने बात को प्रूफ करने के लिए जरूरत ही नहीं पड़ रही है कि एविडेंस लिखो तो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 में तो मैं कह रही हूं हो ही नहीं सकता ऐसा क्वेश्चन बन जाए। वो बनाएंगे ही बनाएंगे ऐसा क्वेश्चन जहां पर तुमको अपनी कोई भी बात प्रूफ करने के लिए, अपना कोई भी पॉइंट, अपना कोई भी ओपिनियन, जजमेंट, कंक्लूजन पे जो तुम पहुंच रहे हो उसको प्रूफ करने के लिए आपको टेक्स्ट में से एविडेंस उठाने पड़ेंगे कि यहां पर शॉ ने ये बात बोली, उन्होंने उसके कैरेक्टर में ये चीज ऐड करी, या फिर हिगिंस ने ऐसा करा उसके साथ, तो उससे ये प्रूव होता है। तो टेक्सचुअल एविडेंस तो होने ही चाहिए, अगर वो नहीं है तो आंसर खोखला है, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, कम से कम 3 नंबर काटेंगे वो टेक्सचुअल एविडेंस के। समझ गए? तो अब मेरे टेकअवेज क्या हैं? टेकअवेज मेरे ये होंगे फॉर 2027, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो ना इस बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बेटा सबसे पहले तो ना आप ड्रिल करना स्टार्ट कर दो, यानी कि ड्रिल का मतलब कैसे ड्रिल का मतलब प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। 5 मार्कर क्वेश्चन एंड 10 मार्कर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दो। समझ में आ गया? 80 टू 100 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन है 5 नंबर के, और ये 10 नंबर के क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चंस का आंसर करना स्टार्ट कर दो। इतने पैराग्राफ में आपका पूरा आंसर जो है वो हो जाना चाहिए। इतना आया समझ में आपको? अब एंथोलॉजी, बिल्ड कोट बैंक एंड डिटेल्स बैंक, यानी कि एंथोलॉजी मतलब जितनी भी तुम्हारी प्रिस्क्राइब बुक्स हैं, उन सभी बुक्स में से तुम्हारे पास एक कोट बैंक होना चाहिए। तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट जो एविडेंस हैं वो होने चाहिए। जब भी कोई एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो या तो उसको अंडरलाइन कर रहे हो तो गुड, लेकिन अधिकतर आईएससी के बच्चों की इंग्लिश बुक जो होती है वो पूरी रंगीन होती है, तो अलग से एक बुक रखो, एक छोटी सी नोटबुक। यहाँ मेरे पास एक छोटी सी बुक है, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ तुमको भी, मेरे रीच के बाहर है। तो एक छोटी सी नोटबुक है मेरे पास इतनी सी, उस बुक के अंदर ना सब कुछ मैंने लिखा हुआ है कि भाई ये वाला चैप्टर है, इस वाले चैप्टर से कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे, उन क्वेश्चंस के हिसाब से तुम्हें लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन के अंदर ना मुझे अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए ये वाला एविडेंस पेश करना पड़ रहा था, तो कहीं ना कहीं तुम्हें खुद समझ में आएगा कि यार किस टाइप के क्वेश्चंस मैं, मतलब मेरे को मिल रहे हैं अलग अलग क्वेश्चन बैंक में जब ट्राई कर रहा हूँ, तो किस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। एंड वो क्वेश्चंस भी हिंट दे देते हैं कि यार अगर इस टाइप के क्वेश्चंस बार बार बन रहे हैं, दैट मींस कि दिस एरिया ऑफ द प्ले और द चैप्टर इज इंपॉर्टेंट। तो वहां से कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट डायलॉग्स वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप वहां पर लिख लो, वो आपके पास होना चाहिए। डिटेल्स बैंक होना चाहिए आपके पास, हो हर एक चैप्टर में कि ये डिटेल्स हैं, इस पे ध्यान रखना है, दीज आर द लिटरेरी और द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द प्ले और द चैप्टर, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सब चीजों का थीम क्या है, कौन सा कैरेक्टर कब कैसा बिहेव कर रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस बिहेवियर, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड फ्रॉम दिस लाइन, वो सब आपके पास डिटेल्स में कहीं ना कहीं लिखा रहे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, डीप टेक्सुअल कैरेक्टर एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई टेक्स्ट पढ़ रहे हो, चाहे चैप्टर, पोम या प्ले हो, कैरेक्टर का एनालिसिस, इसने क्या बोला, कब बोला, क्यों बोला, उससे क्या समझ में आया, क्या पॉइंट प्रूव हुआ, ये आपको पता होना चाहिए। इतना आप समझ लीजिए। आप जब इस तरीके से, ये 3 पॉइंट्स जो मैं बता रही हूं ना, जब आप इन तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, तब जाकर के आपकी तैयारी अच्छी है, फिर आप प्रैक्टिस पे जाएंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं डिफिकल्टी लेवल बोलूं 2027 का, तो इजी तो नहीं होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, दिस इज माय पर्सनल जो है टेक अवे, वो ये होगा, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इस बार का 2027 का पेपर, अगर तुम्हें पिछले साल लगा था, तुम्हारे दीदी भैया ने कहा कि इजी था, तो बेटा इस बार का इजी नहीं होगा, मॉडरेट हो सकता है, एंड चांसेस है मॉडरेट से ऊपर ही जाएगा, नीचे तो नहीं जाएगा, तो मॉडरेट टू हाई पेपर होगा। आप समझ लो क्वेश्चन पेपर इस बार का उन्होंने वैसा ही बनाया है। ठीक है, तो अब अगर हम आगे देखें, तो एक मैं तुम्हें ना एग्जाम्पल से समझा रही हूँ कि देखो क्वेश्चंस आपको करने कैसे होते हैं। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि तुम्हें, अब तुम खुद से प्रैक्टिस करने बैठो तो तुम्हें पता चले। और ऑल्सो ये जो क्वेश्चन पेपर है, इसका ना मैं एक लाइव क्लास रखूंगी,
कुछ टाइम में, और उस लाइव क्लास में पूरा क्वेश्चन पेपर मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखाऊंगी। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रही हूँ। देखो जैसे कि ना, वाई इन योर ओपिनियन डज अलाइजा चूज टू मैरी फ्रेडी इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग टू विम्पल स्ट्रीट विद हिगिंस। तो वो हिगिंस के साथ वापस क्यों नहीं चली जाती है, वो फ्रेडी से शादी करने का क्यों डिसीजन लेती है? आपको अपने ओपिनियन के हिसाब से बताना है। तो अब यहां पर जितना मैंने अब आपको ज्ञान दे दिया है, आपको समझ में आ गया होगा कि अपने ओपिनियन के हिसाब से इसका मतलब क्या है, कि आप अपने फर्स्ट पर्सन में तो बात करोगे कि इन माय ओपिनियन, ये तो तुम बोलोगे ही बोलोगे, लेकिन जब भी तुम अपना ओपिनियन दोगे तो तुम उसके साथ एक टेक्सचुअल एविडेंस जरूर ऐड करोगे कि मेरा ये ओपिनियन है, मेरा ये मानना है, और ये मानना इसलिए है क्योंकि बुक में ऐसा दिया गया है। मतलब ये नहीं लगना चाहिए कि तुमने बस मुंह उठा के अपनी राय रख दी है और तुम्हारी राय के कुछ बेसिस नहीं है, ठीक है? तो पॉइंट्स हमेशा याद रखना, क्लियर आंसर होना चाहिए। आप एक क्लियर साइड पिक करोगे कि अगर उसने किया तो उसने फ्रेडी को क्यों चूज किया। ये विशी वॉशी सा आंसर नहीं होना चाहिए, मे बी ये हुआ होगा, मे बी उसका चॉइस ये रहा होगा, नहीं। क्लियर फैक्ट्स के साथ अपनी साइड पिक कर लो कि उसने ये किया तो इस वजह से किया, आई एम श्योर, वो दिखना चाहिए, राइट? उसके बाद आपको रीजंस तो रखने ही है। आप चूज कर रहे हो कि यार हाँ, आपका ओपिनियन आप जो भी पेश कर रहे हो उसके साथ आप रीजंस दोगे ही दोगे, टेक्सचुअल एविडेंस होंगे होंगे। एक्नॉलेजमेंट रखना काउंटर पॉसिबिलिटी का भी, ठीक है? मतलब कि अगर मैं कह रही हूँ कि उसने फ्रेडी को चूज किया इस वजह से, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये रीजन, तो कहीं ना कहीं 10 नंबर के लिए बहुत सारी चीजें लिखनी है। कहीं ना कहीं आप ये भी बताओ कि उसने हिगिंस को क्यों चूज नहीं किया। समझ रहे हो? तो यानी कि अगर मैं बता रही हूं कि ये पॉइंट क्यों मेरे लिए बेटर है, फ्रेडी मेरे लिए क्यों मेरे लिए मतलब कि एलिजा के लिए फ्रेडी क्यों बेटर है, उसने फ्रेडी को क्यों चूज किया, आपको क्या लगता है, इसलिए इसलिए इसलिए, तो एक ऑपोजिट चीज भी बताओ, ठीक है? यानी कि ये नहीं कि हिगिंस को क्यों चूज कर लेती, नहीं 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 नहीं। आप अगर ये बता रहे हो कि उसने फ्रेडी को क्यों चूज किया, तो हिगिंस को क्यों नहीं किया होगा। तो हिगिंस हालांकि एक अच्छा इंसान था, मतलब वो काफी उसे प्यार करता था वगैरह वगैरह, ठीक है, लेकिन फिर भी हिगिंस को चूज इसलिए नहीं किया, ये रीजन देते हुए, ताकि आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं फिर फ्रेडी वाला पॉइंट ही अपने आप भारी हो जा रहा है, वो अपने आप और जस्टिफाई हो जा रहा है। तो ये चीज भी, और एक ना क्लोजिंग जजमेंट डेफिनेटली होनी चाहिए कि आप कुल मिलाकर के आपका क्लोजिंग कंक्लूजन क्या है और आप इस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचे हो, राइट? तो मैं एक आंसर करके दिखा देती हूँ। जैसे कि ना, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अगर मुझे इस क्वेश्चन का 10 मार्क्स का आंसर लिखना होगा, तो दीज आर द पॉइंट्स दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट इन माय आंसर इफ आई विल बी अपेयरिंग फॉर माय 2027 बोर्ड एग्जाम, अगर मैं दे रही होंगी। और अगर मेरे को दोबारा से अगर मतलब 100 ऑन 100 चाहिए होगा इंग्लिश लिटरेचर में, तो ये आंसर लिखूंगी भाई मैं, ठीक है? ये पॉइंट्स के बारे में बात करूंगी कि उसने फ्रेडी को चूज किया था इसलिए नहीं क्योंकि वो उससे प्यार करती थी, राइट? है ना? मतलब फ्रेडी से ज्यादा प्यार करती थी, ऐसा नहीं है, ओके? फ्रेडी उसको बहुत ज्यादा वैल्यू करता था, उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करता था, उसको बहुत ज्यादा एडमायर करता था, इसलिए कि वो जो इंसान है उसके बेसिस पर, ना कि इस बेसिस पर कि वो क्या बन सकती है, राइट? तो मैं ये पॉइंट जरूर बताती क्लियर, क्योंकि कहीं ना कहीं हिगिंस ना उसके अंदर उसकी पोटेंशियल को देख करके उसको एडमायर करता था, लेकिन फ्रेडी वो जो है, वो जैसी है उसके बेसिस पे उसको एडमायर करता था। फ्रेडी एलिजा को अनकंडीशनली एडमायर करता था, लेकिन वो जो एडमिरेशन हिगिंस की तरफ से आ रही थी वो कंडीशनल थी, कुछ कंडीशंस के बेसिस पर थी, ठीक है? अब आप ये बताओगे कि देखो हिगिंस जो है उसकी मेजर, उसकी वर्थ को मेजर करता है कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करती है, ना कि इस बेसिस पर कि वो कैसी इंसान है। लेकिन वहीं पर फ्रेडी इस बेसिस पे उसको, उसकी वर्थ वो रखता था, उसकी इतनी अहमियत करता था कि भाई वो कैसी इंसान है उस बेसिस पर, ठीक है? तो मैंने अब यहाँ पर फ्रेडी क्यों उसने चूज किया इसके बारे में बात कर ली, मैंने अपने पॉइंट्स, अपने ओपिनियंस रख दिए, मैंने कहीं ना कहीं टेक्सचुअल एविडेंस भी डाल दिए, राइट? अब वहीं पर मैं ये भी बताऊंगी कि देखो, हालांकि हिगिंस जो है वो इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी ऑफर करता है, मतलब हिगिंस भी कहीं ना वो भी एक अच्छा इंसान है, वो भी कहीं ना कहीं प्यार करता था यार वो एलिजा को, वो इंटेलेक्चुअल इक्वालिटी उन दोनों के बीच में थी। लेकिन वो लड़की ये नहीं चाहती थी, वो चाहती थी कि उसे वार्मथ मिले, उसे रिस्पेक्ट मिले, बट वो कंडीशनड नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके साथ साथ ना टेंडरनेस भी होनी चाहिए, एक इंसान उतना टेंडर भी होना चाहिए, उतना उतना नाजुक भी, उतने उतनी केयर भी करे उसकी, राइट? तो उसकी जो चॉइस है, अल्टीमेटली मैं क्या बोलूंगी कि इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि उसकी जो चॉइस थी वो रोमांटिक कम थी, वो रोमांटिक चॉइस नहीं थी, बल्कि वो चॉइस बेस्ड थी ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट। तो इस तरीके से मेरा आंसर फ्लो करेगा, इन पॉइंट्स के बारे में मैं अपने 10 मार्कर क्वेश्चन में के आंसर में बात करूंगी, तो ये होगा, राइट?
तो ये था आज का हमारा वीडियो। अब इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ना तुम्हारे लिए मैं एक बना कर के लाई हूँ एक पीडीएफ जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। दिस इज़ द पीडीएफ। तो अब ये आईएससी क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर का पीडीएफ है। इसके अंदर ना एग्जाम की एक पूरी प्रिपरेशन चेकलिस्ट है और मैंने एक मॉक टेस्ट भी बनाया है। ठीक है? तो अब ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। जस्ट कमेंट डाउन पीडीएफ कमेंट कर देना या आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाना। एंड ऑल्सो आई वुड लाइक यार अगर 100 से ज्यादा कमेंट्स आ जाते हैं इस वीडियो के नीचे अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। तो वो पीडीएफ मैं तुम लोग के साथ टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। टेलीग्राम का लिंक गिवन है चैट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में भी। तो ये जो पूरी पीडीएफ है इसके अंदर मैंने बताया कि कैसे तुम लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए तुम्हारे एग्जाम के लिए। सबसे पहली चीज वो मैंने इसमें डिस्कस करी है। ठीक है? क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो सब कुछ यहाँ पर गिवन है। टेक्सचुअल एंकरिंग कैसे करनी है, हाई ऑर्डर थिंकिंग जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे आपको आंसर करना है, राइट, एमसीक्यू में आपको क्या स्ट्रैटेजी लगानी चाहिए, एग्जाम की टेक्निक क्या होनी चाहिए। बेसिकली ये पीडीएफ में ना वो सारी चीजें हैं जो अभी मैंने वर्बली बताई हैं तुमको, उससे ज्यादा थोड़ी और चीजें मैंने इसमें एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख दी है कि हर एक प्रॉब्लम के लिए तुम्हें क्या क्या तैयारी करनी है, कैसी कैसी तुम्हारी प्रिपरेशन होनी चाहिए टू एस योर 2027 बोर्ड एग्जाम, है ना। और एक मॉक क्वेश्चन पेपर भी है जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो ये मॉक पेपर भी तुम लोग मतलब दे सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सारी चीजें तुम्हें पसंद आई होंगी, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा, राइट। तो यार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना अगर अच्छा लगा। एंड अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। और मैं तुमसे ऐसे ही एक अगली वीडियो में मिलूंगी जहां पर क्लास 12 का मैं डालना और बहुत सारी वीडियो स्टार्ट करूंगी। तो आई वोंट डिसअपॉइंट यू, यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल, यू विल गेट अ लॉट मोर कंटेंट बेस्ड ऑन आईएससी क्लास 12 इंग्लिश एग्जाम। ठीक है? तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।